रिफॉर्म्स की प्रक्रिया इतने बड़े देश में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सबको साथ लेकर के चलना होता है, लेकिन कई बार रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को अवरोध भी खड़े किए जाते हैं और उन अवरोधों के कारण आज लैंड एक्विजिशन के कई राज्यों में अमेंडमेंट हो गए। सेम लैंड एक्विजिशन के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में भी चल रही थी, पहले पंजाब में ही शुरू हुई, उड़ीसा में थी। तो लेकिन कोई भी सरकार का जो कॉन्शियस कहते हैं वो ये है कि वो लोगों की कंसेंसस को खड़ा करे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो बयान आया कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो किसानों की आय को दुगना करना था। पार्टी का सक्सेसफुल होना तो हमें माननीय मोदी जी का मंत्र है कि गवर्नेंस को लास्ट माइल तक पहुंचाना। तो पार्टी की सक्सेस तो गवर्नेंस से देखनी चाहिए, जिस मिशन के लिए पार्टी निकली। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बदलना आप कहते हैं पार्टी के कंसेंसस से निर्णय होता है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसको मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। स्वास्थ्य तो उज्ज्वला जैसी योजना लाए ताकि महिलाओं को बायोफ्यूल के कारण ना होना पड़े। आयुष्मान जैसी योजना लाए कि गरीब को एक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य तो सरकार का काम है। इतने सालों से क्यों सारे सरकारी अस्पतालों में लोगों गरीबों का इलाज नहीं हो रहा था। सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बिजली, हर गांव तक हर घर तक बिजली, शिक्षा, ये तो सब चीजें बेसिक कर्तव्य है जिसको हम कहते हैं राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो इसको जो केंद्र सरकार का जो सारा योजनाओं का विषय है, एक तरीके से हाशिए पर जो खड़े हुए व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर को इतना सामर्थ्यवान बनाए कि वो मेन समाज के साथ जुड़े। और इसलिए आप इसको केवल व्यक्तियों तक मत समझिए। बीजेपी ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज इस मायने में भी किया है कि पहली बार सरकार ने 116 आकांक्षी जिलों की पहचान करी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो केवल कमजोर व्यक्ति को ही नहीं बढ़ना है, देश को अगर आगे जाना है तो कमजोर क्षेत्रों में भी हमें जीवन स्तर को बढ़ाना। वहां हीमोग्लोबिन की कमी होगी, वहां एक्सेस की कमी होगी, वहां डिजिटल एक्सेस की कमी होगी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। तो आखिर ये 116 जिलों को, आकांक्षी जिलों को चुनकर सरकार ने जो विशेष ध्यान दिया है, ये तो किसी भी सरकार को करना चाहिए। कल्याणकारी सरकार का कार्य ही है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है, इसमें संतुलन होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने विकास को भी आगे बढ़ाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ाया है, पर ईज ऑफ लिविंग भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सरकार के द्वारा जो बिल जिसको कमेटी के सामने भेजना होता है सरकार के द्वारा भेजे गए हैं। हमारे इस बार लास्ट सेशन में काफी सारे बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए। हमारे डिपार्टमेंट की 2 बिल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को जो है हमने सेलेक्ट कमेटी को और वाइल्ड लाइफ एक्ट को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। उसके पहले ऐसा नहीं है, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है। देखिए 3 तरह के विषय हैं। एक विषय है कि जिसमें कंसल्टेशन की प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से पूरी की गई है। दूसरे वो है जो किसी केवल बिल में अमेंडमेंट लाने के लिए। तीसरा है जो बेसिक इशू है। तो सरकार ने तो तीनों तरह के विषयों को देखकर ही किया था। ये कोई परंपरा नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को सरकार ने हमेशा ही दिया। अगर नहीं भेजती तो मैं 12 कमेटियों का चेयरमैन कहां से बनता। रिफॉर्म्स की प्रक्रिया इतने बड़े देश में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सबको साथ लेकर के चलना होता है, लेकिन कई बार रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को अवरोध भी खड़े किए जाते हैं और उन अवरोधों के कारण आज लैंड एक्विजिशन के कई राज्यों में अमेंडमेंट हो गए। सेम लैंड एक्विजिशन के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में भी चल रही थी, पहले पंजाब में ही शुरू हुई, उड़ीसा में थी। तो लेकिन कोई भी सरकार का जो कॉन्शियस कहते हैं वो ये है कि वो लोगों की कंसेंसस को खड़ा करे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो बयान आया कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो किसानों की आय को दुगना करना था। और बीजेपी ने पिछले 7 सालों में जो देश में इरिगेशन के एरिया को बढ़ाया, किसान सम्मान निधि को दिया, किसानों के इंश्योरेंस को का विषय किया, अधिकतम फसलों का एमएसपी किया, किसानों को समर्थन मूल्य अच्छा दिया, खरीद को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया, मार्केट से यूरिया की कमी को समाप्त किया। ये सारे ऐसे विषय जो किसानों की डबल इनकम को बढ़ाते हैं। और इस सरकार की तो ये उपलब्धि है कि केन बेतवा जैसी एक जो लंबे समय से
लंबित परियोजना थी, जिसके कारण आज बुंदेलखंड के 62 लाख परिवारों को कम से कम पीने का पानी, 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा डाटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कृषि भूमि का इरिगेशन में बिजली का उत्पादन, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम सरकार के द्वारा किया गया। और ये तो सरकार की ही उपलब्धि है कि जो 99 प्रोजेक्ट जो इंटर स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो थे, आज उनको लगभग सरकार ने पूरा किया है। तो इन कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ग्रामीण लोगों का फाइनेंशियल एक्सेस करवाना, कृषि क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा रोजगार के अवसर देना, फसलों के उचित मूल्य देना, उनको समर्थन के लिए किसान सम्मान निधि देना, उनको खतरे के लिए किसान इंश्योरेंस जैसी स्कीम को लेकर के आना, ये सब सरकार ने किसानों की दुगनी आय के लिए करा। अब इसमें अगर एक लॉ के द्वारा अगर हम अमेंडमेंट ला रहे थे और उस पर अगर कंसेंसस नहीं बनी तो आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है वो किसानों की आय को दुगना करना है। अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, हिंदुस्तान की राजनीति में महिला वोट एक ताकत वाले वोट के रूप में उभर रहा है। ये अच्छा है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, उनका वर्क में भागीदारी बढ़नी चाहिए, पॉलिटिक्स में भागीदारी बढ़नी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भागीदारी बढ़नी चाहिए। हाँ, महिला वोट इम्पैक्ट करती हैं, मैं इसको निश्चित रूप से मानता हूँ और ये बढ़ना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन और विनेबिलिटी दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ है। रिप्रेजेंटेशन दोगे और विनेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी पार्टी अगर देती है चुनाव में टिकट तो विनेबिलिटी के आधार पर देती है। जब विनेबिलिटी की बात आएगी तो बीजेपी विचार भी करेगी। और जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, 5 साल योगी जी की भी सरकार चली है, केंद्र सरकार भी चली है, माइनॉरिटी के लोग तो मिनिस्टर हैं ही, तो ऐसा तो नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन को छोड़ा है या रिप्रेजेंटेशन को छोड़ने की भावना है। एनालिसिस करना चाहिए, वोटों का, सब चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस सरकार की है कि 7 साल में जितनी भी लाभार्थी स्कीम चली है, एक भी स्कीम में सिंगल शिकायत भी नहीं है कि किसी को जाति धर्म के आधार पे भेदभाव किया हो। तो हम पॉजिटिव स्पिरिट के साथ चल रहे हैं, देखो क्या होता है। देखिए, पार्टी में का एक ही मैनिफेस्टो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सो अभी तो कोई ऐसा विषय चर्चा में है नहीं। कश्मीर का सच तो सबके सामने आना ही चाहिए और कश्मीर फिल्म उस समय को बताती है जिस समय के अंतर्गत कश्मीर से लोगों का पलायन हुआ। ये इतिहास का एक ऐसा सच है जो लोगों के सामने आया है, लेकिन ये सच हमारे मन के अंदर उस संवेदनशीलता को जगाता है, जो संवेदनशीलता इस बात को प्रेरित करती है कि किसी भी समुदाय को अनावश्यक हिंसा, उत्पीड़न और पलायन का शिकार नहीं होना चाहिए। भाईचारे से सबको रहना चाहिए। देश सबके रहने की जगह है। देश को कभी भी छोटे लक्ष्यों के कारण बांटा नहीं जा सकता।